सभी को नमस्ते। मेरा आज हम गुप्ता एंड शर्मा की बुक में से सामाजिक नियंत्रण के एक और सिद्धांत पार्सन्स के सिद्धांत का एनालिसिस करेंगे। तो पार्सन्स इनकी जो पुस्तक है द सोशल सिस्टम, इसमें उन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य, साधनों एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। मतलब सामाजिक नियंत्रण के क्यों ज़रूरी है वह बताएं, उनके उद्देश्य बताएं, फिर किन साधनों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, फिर उसकी क्या प्रक्रियाएं होगी। तो इन सब का हम समझेंगे आगे। जैसे उन्होंने बताया है कि सामाजिक नियंत्रण के क्या उद्देश्य है, व्यक्ति और समूह के समाज विरोधी व्यवहारों पर क्या रोक लगाना है कि जो व्यक्ति और समूह समाज में को विखंडित करने वाले या समाज को तोड़ने वाले कोई ऐसे काम ना करें, तो उस पर रोक लगाना सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। इसका परिणाम क्या होगा, जिससे समाज के संगठन और अखंडता को का नष्ट होने से बचाया जा सके, समाज जुड़ा रहे, अखंड बना रहे। इसके लिए समाज विरोधी जो व्यवहार है उस पर रोक लगाना उद्देश्य होता है सामाजिक नियंत्रण का। फिर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में एक दूसरे से अंतक्रिया करते हैं, मतलब विचारों का आदान प्रदान करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या व्यवहार करते हैं। इस अंतक्रिया के दौरान कुछ क्रियाएं और कार्य करने के ढंग अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकृत और मान्य हो जाते हैं। तो मतलब जो प्रोसेस की जाती है, मतलब जो भी अंतक्रिया की जाती है, उसके बाद जो क्रियाएं बार बार होती है और समाज को लगती है कि ये क्रियाएं ज़रूरी है, तो फिर वो क्या लोगों द्वारा स्वीकृत और मान्य हो जाती है कि ये व्यवहार सही है। और ये स्वीकृत व्यवहार सामाजिक संस्थाओं का क्या रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर यही व्यवहार क्या बन जाता है, एक इंस्टीट्यूट्स बन जाता है, मतलब संस्था बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हैं शिक्षा भी एक संस्था है और शिक्षा को पाने के लिए भी एक क्रियाएं की जाती और कुछ प्रोसेस भी है ना। तो उसी प्रोसेस के दौरान गुजरना पड़ता है, तभी उसको मतलब उसके चरित्र का निर्माण होता है, उसको रोजगार मिल सकता है, ठीक है ना। जो बाकी के उद्देश्य वो पूरे हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, तो गुरुकुल व्यवस्था की भी एक प्रोसेस थी, एक क्रियाएं थी कि गुरु के आश्रम में जाकर ही शिक्षा अर्जित करनी पड़ती थी। तो ये क्या स्वीकृत व्यवहार थे जो कि समाज द्वारा मान्य किए गए। इसके अलावा फिर जैसे स्टार्टिंग में जब परिवार नामक संस्था नहीं बनी थी, तो परिवार के निर्माण का कार्य करने के लिए एक स्वीकृत संस्था का निर्माण हुआ जिसे विवाह बोला जाता है, क्योंकि वो लोगों द्वारा जो रीति रिवाज जो नियम बनाए गए थे उसके द्वारा अगर कोई स्त्री पुरुष शादी करते हैं तो वो मान्य होता है। तो वही है कि वो धीरे धीरे फिर वो समाज कल्याण के लिए आवश्यक हो जाती है, क्योंकि वो विवाह के द्वारा एक तो स्वीकृत व्यवहार को अपनाते हैं, फिर वो समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये है कि जब समाज में कुछ स्वीकृत व्यवहार मान्य कर लिए जाते हैं तो वही फिर क्या बन जाते हैं, सामाजिक संस्था। और फिर व्यक्ति क्या होता है, इन्हीं संस्थाओं के द्वारा फिर विभिन्न क्रियाओं और संबंधों को सुव्यवस्थित बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यही जो संस्थाएं से विवाह नामक संस्थाएं, तो विवाह नामक संस्था के द्वारा रिलेशन स्थापित होते हैं। फिर उनकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, मतलब संतानोत्पत्ति, उनका लालन पालन पोषण, है ना, समाज की निरंतरता बनाए रखना। तो ये सब क्या होती है, संस्था के द्वारा विभिन्न क्रियाएं होती है। अब ये क्यों की जाती है, समाज में संतुलन बनाने में सहायक होती है। अगर ये संस्थाएं हैं, मतलब विवाह नामक जो संस्था है, सभी समाजों में अलग अलग नियम है, तो व्यक्ति अगर उनके अनुसार व्यवहार करता है तो ये समाज में क्या एक तरह से संतुलन बनाने में सहायक होते हैं और संघर्ष के अवसर को क्या टालती है, फिर संघर्ष नहीं होता है इसमें। किंतु जब इन संस्थाओं का प्रभाव क्या घटने लगता है, मतलब जैसे अगर हम आज देखें तो विवाह नामक संस्था का प्रभाव घटने ही लगा है, तो समाज में क्या विघटन की प्रवृत्ति पनपने लगती है। अब विघटन भी बढ़ रहा है क्योंकि समाज में जो स्वीकृत नियम है उसके अनुसार व्यवहार न करके लिव इन रिलेशनशिप या फिर व्यक्ति जिस भी हिसाब से रह रहा है, तो इससे क्या समाज में विघटन बढ़ रहा है। क्योंकि विवाह
चूँकि दो व्यक्तियों का ही संबंध नहीं होता है, दो परिवारों, दो समाजों, यहाँ तक कि दो गाँवों तक का संबंध होता है। तो ये क्या समाज को एक तरह से जोड़ता है। और चूँकि अब विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का संबंध माना जाने लगा है, तो इससे क्या सिर्फ वो जो संबंध है वो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों तक जुड़ रहा है, और उन्हीं व्यक्तियों में अगर समस्याएं होती है तो वो खुद टूटते हैं, और इन द सेंस समाज और परिवार तो टूट ही जाता है ना। तो इससे इस प्रकार से ये है कि अगर इन संस्थाओं का प्रभाव घटने लगता है तो समाज में क्या विघटन पनपने लगता है। अब संस्थाएं समाज में दो प्रकार के नियंत्रण रखती है। समाज में से संस्थाएं दो प्रकार के नियंत्रण रखती कैसे। एक, संस्थागत समय सारणी तय करके। संस्थागत समय सारणी का मतलब होता है व्यक्ति को संस्था यह निर्देशित करती है कि कौन सा कार्य किस समय किया जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे विवाह नामक संस्था ही बताती है, अभी तो कानून भी बन गया है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए, ठीक है ना। उसके पूर्व आप शादी नहीं कर सकते। तो ये संस्थाएं क्या निर्देशित करती है। इसके अलावा कुछ समाज के भी रूल होते हैं कि किस एज में शादी होना चाहिए, किस समय पर, ठीक है ना। तो ये संस्थाएं क्या निर्देशित करती है। फिर दूसरा, संस्थागत प्राथमिकताएं बताकर, अर्थात संस्थाएं व्यक्ति को यह बताती है कि कौन सा कार्य पहले किया जाना चाहिए और कौन सा बाद में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बताती है। जैसे अगर इसकी हम बात करें विवाह नामक संस्था की ही, तो विवाह नामक संस्था का जो सर्वप्रथम उद्देश्य था संतानोत्पत्ति, ठीक है ना। तो उस पर परिवार और समाज वाले पहले जोड़ देते कि यह काम मतलब पहले होना चाहिए, संतान की उत्पत्ति पहले, परिवार समाज सब, क्योंकि समाज की निरंतरता उसी से जुड़ी हुई है। इस प्रकार पार्सन्स के अनुसार संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का क्या आधार है। अब संस्थाएं क्या करती, समाज में नियंत्रण का आधार ही इंस्टीट्यूट, और संस्थाओं को प्रभावपूर्ण बनाए रखना सामाजिक नियंत्रण का क्या प्रमुख उद्देश्य है। बस संस्थाएं इफेक्टिव बने रहे, ठीक है ना। ये सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही किया जाता है कि संस्थाएं प्रभावपूर्ण बनी रहें। सामाजिक नियंत्रण की यह संस्थागत विधि, संस्थागत विधि का मतलब होता है जब सामाजिक नियंत्रण होता है तो एक कार्य प्रणाली और नियमों के थ्रू होता है, तो उसको बोलते हैं संस्थागत विधि। सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान ये सामाजिक इंटरेक्शन के थ्रू समाज में क्या सदैव चलती रहती है। अंतःक्रिया के द्वारा लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थागत तरीकों से आचरण करें। मैं संस्थाओं के द्वारा यही, जैसे हम शिक्षा नामक संस्था में आते हैं तो वहाँ पर आपको नियमानुसार आपकी क्लासेस लगती है, आपको उनके अनुसार असाइनमेंट भी जमा करने पड़ते हैं, सीसी देना पड़ते हैं। तो ये क्या नियम अनुसार तरीके हैं, तो उसके अनुसार आपको क्या आचरण करने पड़ते हैं। ये नियंत्रण के तरीके हैं। संस्थाओं को ही सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन मानते हुए पार्सन्स लिखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के आधारभूत साधन संस्थागत रूप से संगठित सामाजिक व्यवस्था के अंतःक्रियाओं में ही पाए जाते हैं, और जो साधन होते हैं, वो जो प्रोसेस होती है सामाजिक नियंत्रण की, उसी में ही पाए जाते हैं। जैसे अगर महाविद्यालय में अगर कोई विद्यार्थी कोई गलत काम करता है तो महाविद्यालय के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है, उसको दंड भी दिया जाता है, यह भी एक साधन है। तो ये सब हैं कि वो अंतःक्रियाओं के द्वारा पाई जाती है साधन भी। किंतु समाज में संस्थागत साधन नियंत्रण बनाए रखने में सदैव ही सफल नहीं होते। मतलब जो संस्थागत साधन है नियंत्रण बनाए रखने में सदैव ही सफल नहीं होते, क्योंकि सही है संस्था में नियंत्रण तो किया जाता है साधन के द्वारा, पर आज दंड देने के बावजूद भी व्यक्ति वही अपराध बार बार करता है। तो यही कि संस्थागत साधन नियंत्रण बनाने में सदैव सफल नहीं होते, अतः अन्य प्रकार के साधनों की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि अन्य प्रकार के साधन भी अपनाए जाए नियंत्रण के लिए। अब नियंत्रण के अन्य साधनों में पार्सस ने धार्मिक संस्कारों, द्वितीयक संस्थाओं, अवरोधन, पृथक्करण, दंड, उत्पीड़न, विरोध एवं पुरस्कार आदि का उल्लेख किया। तो ये द्वितीय संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। इसके अलावा धार्मिक संस्कार के द्वारा भी उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है पार्सन्स के अनुसार। अब जैसे अवरोधन का मतलब क्या होता है कि जब दो शक्तिशाली समूह हैं तो उनमें संघर्ष ना हो, खुले रूप में संघर्ष ना हो,
तो इसलिए उनको है ना उनके संपर्क आने से रोका जाता है कि ये कभी भी आमने सामने ना हो, तो उसको बोलते हैं अवरोधन, जिससे कि समाज में संघर्ष होगा। इसके अलावा पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है कि जो संघर्षकारी तत्व है उसको समाज से ही अलग रखा जाता है, पृथक रखा जाता है, तो उसको पृथक्करण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थागत व्यवहारों या सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति को समाज पुरस्कार भी देता है, तो ये भी सामाजिक नियंत्रण का ही है कि वो उसके अनुकूल ही व्यवहार करे, इसीलिए पुरस्कार दिया जाता है। फिर विपरीत व्यवहार करने वाले को दंड दिया जाता है, ठीक है। तो पार्सन्स का मत है कि प्रत्येक समाज में समाज विरोधी व्यवहारों को रोकने की 3 व्यवस्थाएं पाई जाती है। क्या क्या व्यवस्थाएं पाई जाती है समाज विरोधी व्यवहार को रोकने के लिए? कुछ ऐसे साधन होते हैं जो समाज विरोधी प्रवृत्तियों को अधिक बढ़ने से पहले ही कुचल देते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार विकृत है जो समाज का विघटन कर रहा था, तो उसको पहले ही कुचल दिया था बढ़ने से पहले। इसके अलावा समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के प्रभाव से दूसरे व्यक्तियों को बचाया जाता है, तो ये वाला एक तरीका है दूसरे व्यक्ति को बचाने का। फिर द्वितीय के प्रतिरक्षा द्वारा समाज विरोधी प्रवृत्तियों को विपरीत दिशा में क्या मोड़ दिया जाता है। अगर कोई समूह या ऐसा कुछ व्यवहार कर रहा है व्यक्ति, तो उसको विपरीत दिशा में उसके व्यवहार को मोड़ दिया जाता है, अर्थात कुप्रवृत्तियों को सुप्रवृत्तियों में बदलने का प्रयास किया जाता है, वही उसको अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है। तो यही है पार्सन्स के द्वारा सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो संस्थाएं हैं समाज में वही समाज को नियंत्रित करती है और उसके व्यवहारों पर अवरोधन, पृथक्करण या विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो धन्यवाद सभी को।